आज मैथमेटिक्स में हम लोग मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स जो कि आपका थर्ड चैप्टर है और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आव्यूह। तो ये मैथमेटिक्स का तीसरा लेसन भी है और इसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स और हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात आती है, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज तो 3.1 होगी, उसमें कौन कौन से चीज़ें यूज होंगी उन सब के बारे में और बेसिक नॉलेज भी इसका लेना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आव्यूह होता क्या है। इसको आप देख लीजिए कि आव्यूह किसको बोलते हैं। डेफिनिशन, आव्यूह वास्तविक संख्याओं अथवा फलनों का एक आयताकार व्यवस्था होती है। आपको फिर से मैं बता दूं, आव्यूह केवल वास्तविक संख्याओं और फलनों का एक आयताकार व्यवस्था को कहते हैं। सो मैट्रिक्स इज ओनली द अरेंजमेंट। आव्यूह केवल एक व्यवस्था का नाम है। आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता, याद रखिएगा। आव्यूह का अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ एक व्यवस्था है, सिर्फ एक अरेंजमेंट होती है वास्तविक संख्याओं अथवा फलनों का। आव्यूह में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी व्यवस्था रहती है, लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की अरेंजमेंट उन्होंने नहीं दी है। आप जब अपर क्लासेस में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अरेंजमेंट आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ के लिए मैं अभी की अगर बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह वास्तविक संख्याओं अथवा आव्यूह वास्तविक संख्याओं अथवा फलनों की एक आयताकार व्यवस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। आव्यूह वास्तविक संख्याओं अथवा फलनों, वास्तविक फलनों की एक आयताकार व्यवस्था को कहते हैं। याद रखिए, दिस इज ओनली एन अरेंजमेंट। ये केवल एक व्यवस्था है, इसका कोई मान नहीं होता। आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, जैसे कभी आप निकालने लगे कि एक आव्यूह आपको दिया जाए, बोला है इस आव्यूह का मान बताओ, पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आव्यूह सिर्फ एक व्यवस्था को कहते हैं और किसी अरेंजमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब आव्यूह को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। आव्यूह में देखिए किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आव्यूह को मैं बताऊं, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। तो आव्यूह को कैसे प्रदर्शित किया करेंगे आप, एक कैपिटल लेटर, इंग्लिश का अल्फाबेट का कोई कैपिटल लेटर आप लेके आव्यूह को रिप्रेजेंट कर लेते हो। जनरली हम उसके लिए कैपिटल ए बी सी इनका यूज करते रहते हैं। आव्यूह को लिखा कैसे जाता है उसको देखिए। आव्यूह को लिखने के लिए हम इस प्रकार का निशान यूज करते हैं, ऐसा इधर भी और इधर भी यूज करेंगे, और इसके बीच में मैं कुछ नंबर लिख के दिखाता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये इस प्रकार से आव्यूह को लिखा जाया करेगा। कैसे भी आप लिख सकते हो, जैसे एक दूसरा आव्यूह मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको तो मैट्रिक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे भी मैट्रिक्स होती। तो ये सब वास्तविक संख्याओं अथवा फलनों के एक अरेंजमेंट का नाम है। और एक चीज बहुत याद रखेंगे, इनके बीच कभी भी आप कॉमा नहीं लगाएंगे नंबर्स के बीच में।
कि आपको लगे आपने ऐसे कॉमा लगा दिया सारे नंबर्स के बीच में, ऐसा नहीं करेंगे आप, ये गलत है। अवयव को प्रदर्शित करते समय नंबर्स के बीच गैप सफिशिएंट कर देंगे, लेकिन उनके बीच कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, कभी कॉमा नहीं लगाना है आपको। ओके, अच्छा, और देखिए और अवयव में क्या होगा, इसमें आप देख रहे होंगे कुछ लाइनें ऐसी बनी हुई हैं, ठीक, और आप देख रहे हैं कुछ लाइनें ऐसी भी तो बनी हुई हैं। तो जो ये वाली लाइनें हैं, इस पे ये वाली लाइनें, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, इनको हम बोलते हैं पंक्तियां। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसको, रोज बोलते हैं, पंक्तियां। समझ आया? तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। ठीक है, तो R1 में कौन कौन आता है, A, B और C। R2 में कौन कौन आते हैं, D, E, F। R3 में कौन कौन आते हैं, G, H, I। और देखिए जो ऐसे लाइनें आप देख रहे हैं, इस टाइप की लाइनें, इनको बोला जाता है कॉलम्स, स्तंभ बोलते हैं इनको। ठीक है, ऐसे पंक्तियां और जो ऐसे खड़ी लाइनें होंगी उनको स्तंभ बोलेंगे। स्तंभ को क्योंकि C से लिखते हैं इसलिए ये क्या होगा, C1, C3 ऐसे आ जाएगा। तो C1 में कौन कौन आता है बताइए, C1 में आएगा A, D, G, C2 में B, E, H, C3 में C, F, I। ये इस तरीके से होंगे। ठीक है, यही चीज इसमें भी जरा बता दीजिए, ये और ये, इसका नाम क्या है R1, इसका नाम R2, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ये C4 है। इसमें बता दीजिए ये सब क्या है, ऐसे पंक्तियां हैं और इनको हम R1, R2, R3, R4, ये सब क्या है, कॉलम है, C1 और C2 है ये। ठीक है, अच्छा, तो अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करना है, और इस तरीके से संख्याओं की एक अरेंजमेंट हुआ करेगी, उसको आप अवयव बोलते हैं। अवयव के अंदर जो ये चीजें लिखी हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अवयव के एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव वो बोलते हैं हिंदी में। क्या बोला करेंगे आप, अवयव वो बोला करेंगे। ठीक है, तो ये H, I, ये सब क्या है, ये सब अवयव है, ये सब छोटे छोटे नाम है, आप याद रखिएगा। एलिमेंट्स कहेंगे या एंट्रीज भी आप बोल सकते हैं, तो अवयव है। आप बता सकते हैं अवयव A में टोटल कितने अवयव हैं, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अवयव B में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। अवयव C में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए। अवयव में एक चीज और होती है जिसे हम अवयव का क्रम बोलते हैं, क्रम। अवयव का क्रम कैसे बताते हैं, देखिए उसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मींस अवयव का क्रम। हम जब भी ऑर्डर का, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं तो उसमें हम क्या चीज बताते हैं, तो आंसर है सबसे पहले हम बताते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और बाद में बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मतलब अगर आपको अवयव का क्रम बताना है तो पहले आप पंक्तियों की संख्या बताइए, बाद में आप स्तंभों की संख्या बताइए। जनरली पंक्तियों की संख्या को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्तंभों की संख्या को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर किसी भी अवयव का क्रम बताना है तो आप पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ऐसे उसका क्रम बताया करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा इस अवयव का क्रम बताइए, तो पहले आप क्या बताएंगे, पंक्तियों की संख्या। तो कितनी पंक्तियां हैं, 3, R1, R2, R3, 3 पंक्तियां हैं,
तो पहले पंक्तियों की संख्या बताएंगे तो 3, फिर स्तंभों की संख्या बताएंगे 3, और वो क्रम को यहां लिखा जाया करता है। समझ आया आपको? उस क्रम को हम आव्यूह में यहां नीचे साइड, इधर पीछे की तरफ यहां नोट कर देते हैं। इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये जो आव्यूह है ये 3/3 ऑर्डर का है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताइए? 3/3। 3/3 से हमको क्या समझ आ गया कि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वो भी 3 है। ठीक है, इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप मुझे? सबसे पहले क्या बताना है बताइए? पंक्तियों की संख्या। तो कितनी पंक्तियां हैं? बस R1 और R2 दो ही तो रोज हैं, तो 2, और कॉलम्स कितने हैं? तो इसका ऑर्डर 2/4 का है। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बता सकते हैं आप? कितने रोज हैं इसमें? 4 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 2, तो 4/2। तो अभी आपको ऑर्डर बताना याद रहेगा। ऑर्डर किस तरीके से बताया जाएगा? पहले पंक्तियों की संख्या बताएंगे, फिर स्तंभों की संख्या बताएंगे। पहले नंबर ऑफ रोज और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से इसके ऑर्डर बताएंगे। तो रो हो गई, कॉलम हो गया, प्रदर्शित करने का तरीका हो गया, एलिमेंट्स हो गए, और उसका ऑर्डर हो गया। अभी आपको समझ आ गया? हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, अगर आप ऑर्डर में, जब आप ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर जब बताते हैं तो आप अगर इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, देखो अभी तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, तो लिख करके क्या प्रदर्शित होता है? क्रम। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो उससे हमें अवयवों की संख्या पता लग जाया करेगी। चेक करके देख लो चाहो तो आप। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स अगर अवयव में इन अ मैट्रिक्स, किसी अवयव में अगर अवयवों की कुल संख्या आपको पता लगानी है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एक अवयव में अवयवों की कुल संख्या, तो उसका जो ऑर्डर होता है आप उसको आपस में क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। उससे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। आप देखिए इसमें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताइए? 3/3 का ऑर्डर है। इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना आएगा? 9। तो 9 एलिमेंट होंगे, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट आ गए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या है? 2/4। लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 4 8, आप देखिए 8 एलिमेंट्स होंगे इसके भीतर। इसका ऑर्डर क्या है? 4/2। लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे तो कितना आ जाएगा? 8 इसके भीतर एलिमेंट्स हैं। कुछ समझ में आया आपको? तो ये चीज आपको अभी इतनी चीज पहले समझनी है। इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई सभी बच्चों को? आया? अच्छा, एक अवयव को जनरल उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अवयव का प्रदर्शित करने का क्या तरीका होगा, उसको थोड़ा सा एक नॉर्मल देखें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, जरा गौर करिएगा। इसमें जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं उनको हम ऐसे ए ए ए ए, पहले मैं ऐसे आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ऐसे। अब देखिए ये एलिमेंट किस जगह पर हैं। देखो हर अवयव के भीतर किसी में 9 किसी में 8 एलिमेंट हैं। हम चाहें तो उन एलिमेंट का भी एड्रेस बता सकते हैं। जैसे एक कॉलोनी में अगर 9 लोग रहते हैं तो सबका अपना अपना एक एड्रेस रहता है कि नहीं? ऐसे ही अगर इस अरेंजमेंट में इतने सारे एलिमेंट हैं तो सबका अपना अपना एक एड्रेस है। क्या एड्रेस है वो थोड़ा सा देखिए। इस एलिमेंट का एड्रेस है, आप बताइए ये किस रो में पड़ता है? पहली रो में। किस कॉलम में पड़ता है? पहले कॉलम में। तो इसका एड्रेस है A11, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। पहले क्या लिखना है? रो, बाद में क्या लिखना है? कॉलम।
समझ आ गया? तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये इसका पता है। अब वहां से बोलेंगे A11 कहां पर है, तो आप क्या सोचोगे? A11 का क्या मतलब? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को उठाओगे आप, ठीक है। अच्छा, इसका नंबर ऑफ रो बताइए क्या है, फर्स्ट कॉलम बताइए, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। समझ आ रहा है ना सबको? इसका रो नंबर बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट ही है इसकी, कॉलम थर्ड हो गई। आप देख लो ना, रो फर्स्ट है और कॉलम तो इसका 3 हो गया ना, तो इसका एड्रेस क्या हो गया? A13। इसको बताइए, इसकी रो बताइए पहले कितनी है? सेकेंड रो है और कॉलम फर्स्ट, इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका एड्रेस बताइए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से इनके एड्रेस भी दे सकते हैं हम। नहीं समझ में आई बात आपको? आया? इसको जनरली आप कैसे लिख सकते हो? तो देखो, जनरली हम इसको ऐसे, हाँ, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा बताएं? इसका ऑर्डर रहेगा 3/3, 3 रो हैं 3 कॉलम्स है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। हम चाहें तो इसको जनरली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AIJ और AIJ से रिप्रेजेंट करेंगे वेयर। ये आपको बताया जाएगा कि वेयर जो आई है वो अगर ये 3/3 का है, मैं इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, 3 या 3 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा। तो आई की जगह पर आप कहां से कहां तक के नंबर लोगे? 1 से लेकर 3 तक। हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3। ठीक है। और एक चीज देखिए, अभी इसके बाद मैं एक चीज लिखने वाला हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जो J होगा उसकी भी वैल्यू 1 से लेकर कहां तक हो सकती है? 3। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, J बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 3। बट इन सब के लिए एक चीज आपको याद रखना है, दैट I एंड J बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही इनके लिए होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं मतलब कौन सी? 1 2 3 4, ऐसे ही आप ले सकते हो। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये चीज क्या प्रदर्शित करने लगेगी कि 1 से 3 तक का कोई भी नंबर ले लो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये लिखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये आ जाएगा I, J बिलोंग्स टू N। अब आप देखिए ध्यान से, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको। अब आप गौर कीजिएगा, I की जगह 1 से 3 तक और J की जगह 1 से 3 तक नंबर हम ले सकते हैं। I की जगह सबसे पहले क्या लिखा? 1। J की जगह पर क्या लिखा? 1। तो क्या बन गया? 1 1। फिर I की जगह 1 और J की जगह 2, कॉम्बिनेशन बनाना है हमको, तो I की जगह 1 J की जगह 2 A12। I की जगह पर 1 J की जगह 3 A13। अब I की जगह पर 2 J की जगह पर 1 A21। तो आप चाहें इसके सारे एलिमेंट्स आप यहां से बना सकते हैं। तो ये अवयव को रिप्रेजेंट करने का, अब देखो ये इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसमें मुझे बस इतनी सी जगह पर अवयव लिखना है और ये छोटी मोटी बातें बताई जाएंगी कि कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा ये। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स का एक छोटा सा प्रदर्शन है, ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट किया करेंगे। अभी इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं। तो क्या अभी आपको इतनी बातें समझ आ रही हैं? आप इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे हम और चलते हैं। बेटा देखिए, अच्छा अभी आपने मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन यहां पर देखा, वो छोटी मैट्रिक्स थी। हम मैट्रिक्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं और उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, मैं एक मैट्रिक्स बना के आपको दिखाना चाहता हूं जिसका ऑर्डर होगा m/n। अगर आपने मैट्रिक्स का वो बनाना सीखा था तो आप इसको कैसे बनाओगे, थोड़ा गौर कीजिएगा जरा। यहां पर क्या लिखा जाएगा? A11, फिर A12, A13 और ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट आएंगे।
या लास्ट में क्या आएगा बता सकते हैं आप मुझे? लास्ट में देखो, रो तो सबकी सेम है क्योंकि फर्स्ट रो में है। कॉलम यहां पर क्या बनेगा? nth कॉलम आएगा यहां, देखो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं? m, और स्तंभ कितने हैं? n, तो ये nवां स्तंभ होगा A1n। बात समझ में आई? अच्छा, इसको क्या बनाएंगे? A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट, यहां A2n आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी लाइन ऐसे भी आएंगी, ठीक है। बीच में कहीं पर एक AIJ भी आ जाएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे 1, आप इसे A1J ऐसे नोट कर सकते हैं। J मान लिया, हो सकता है वो जेथ स्तंभ रहेगा, वहां पर कोई भी स्तंभ तो आएगा ना। अच्छा, यहां पर A2J ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे जाते जाते यहां पर I हो सकता है ये पंक्ति यहां पर आए, और स्तंभ कौन सा? 1। फिर ये ith, देखो AI लिखने का क्या मतलब है? ये IV पंक्ति है, ith रो है, ये ith रो और फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, और ऐसे ऐसे जाके ith रो जेथ कॉलम, डॉट डॉट ith रो nth कॉलम। लास्ट वाली जो लाइन आएगी उसमें आप कैसे लिख पाएंगे? ये ऐसा इधर भी रहेंगे एलिमेंट्स बहुत सारे। लास्ट वाली रो कौन सी आएगी? तो m, लास्ट नंबर ऑफ रोज m है, तो लास्ट वाली रो कितने क्रम की क्या होगा उसका नंबर? m। तो यहां पर आएगी AM1, mवीं पंक्ति है, पहला स्तंभ है। mवीं पंक्ति है, दूसरा स्तंभ। mवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ। mवीं पंक्ति jवां स्तंभ। फिर mवीं पंक्ति nवां स्तंभ। तो इस तरह से आप इसका रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। और याद रहे, निशान को लगाते वक्त ये चीज ऐसे रहेगी, ब्रैकेट जैसा घूमी रहेगी थोड़ा सा। और इसको हम चाहें तो छोटे रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे छोटे रूप में? कैपिटल A इज इक्वल टू, सॉरी इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, AIJ किस ऑर्डर की है? M/n ऑर्डर की। और इसमें I और J के बारे में क्या जानकारी है? I और J के बारे में ये जानकारी है कि I कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, और कहां तक जाएगा? M तक। क्यों? I क्या बताता है? पंक्ति की संख्या। और यहां पर कितनी पंक्तियां यूज हुई हैं? M। तो 1 से M तक I की वैल्यू रहेगी, तथा 1 से और n तक J की वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि स्तंभों की संख्या, J किसकी जगह पर है? नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम कितने ले रहे हैं हम? टोटल n ले रहे हैं, तो n तक। और इन दोनों में भी एक चीज कॉमन है, उसको याद रखनी है कि दैट I and J बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से ही लिए जाएंगे। बात समझ में आई? तो कभी कोई बड़ा मैट्रिक्स मिलेगा, इस तरीके से उसके जो एलिमेंट्स हुआ करेंगे ना, उनके इस तरीके से हम एड्रेसेस बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आप सभी बच्चों को अच्छे से इसको समझना है, ताकि एड्रेस बनाते समय आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें एक चीज मैं और बता सकता हूं आपको, एक चीज मैं और बता सकता हूं। जैसे कभी कभी दे दिया जा सकता है आपको कि एक आव्यूह में कुछ एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मान लेते हैं। एग्जाम्पल, एक आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या, एक आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या है 8। बात समझ आई? तो उस आव्यूह के कितने संभव क्रम बनाए जा सकते हैं? आव्यूहों के संभव क्रम। देखो, आप छोटे से एक बात याद करिए
कि जब हम किसी अवयव के क्रम में दोनों नंबरों का गुणा करा देते थे तो क्या मिल जाता था? अवयवों की संख्या। अब आज अवयवों की संख्या बता दी गई है आपको, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि अवयवों के संभव क्रम, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, कितने तरह के पॉसिबल ऑर्डर वाले अवयव हो सकते हैं आपके। तो वो देखो कितने हो सकते हैं। एक 1/8 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो सकता है, एक 8/1 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स भी तो हो सकता है। अभी भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 8 ही आएगा। एक 2/4 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो सकता है, एक 4/2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो सकता है। और कोई पॉसिबल है क्या? और तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिस अवयव में अगर किसी मैट्रिक्स में अगर किसी अवयव में 8 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं तो उनसे हम कितने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने तरह के अवयव संभव हैं? तो आंसर है 4 तरह के अवयव संभव हो सकते हैं। कुछ समझ में आई बात? यही अगर मैं दे दूं, एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूं कि एक अवयव में अवयवों की कुल संख्या, एक अवयव में अवयवों की कुल संख्या, एक अवयव में अवयवों की कुल संख्या में 12 दे दूं, तो आप बता सकते हैं अवयवों के संभव क्रम क्या हो जाएंगे? अवयवों के संभव क्रम क्या हो सकते हैं? एक 1/12 हो सकती है, 12/1 हो सकती है, एक 2/6 हो सकती है, 6/2 हो सकती है, एक 3/4 हो सकती है, 4/3 हो सकती है। बस इसका मतलब है अगर आपके पास 12 अवयव हैं, 12 एंट्रीज हैं आपके पास, 12 एलिमेंट हैं आपके पास, तो उन 12 अवयवों से मिलाकर कुल कितने प्रकार के अवयव बना सकते हैं आप? 6 प्रकार के मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमने यहाँ पर क्या बताया था, अवयव का एक सामान्य प्रदर्शन कैसे किया जाता है। और ये आपने देखा कि अगर आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं तो उनसे मिलाकर कुल कितने अवयव हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा, आप इसे नोट करें और आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हम जो लेने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम इसमें ये देखेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो अवयव बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप्स के मैट्रिसेस आपको मिलते हैं, लेकिन आपके जो NCERT पैटर्न है इसमें केवल कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिसेस को ही उन्होंने बताया हुआ है, तो उन्हीं का जिक्र हम भी करेंगे और एक एक करके देखते जाएंगे कि अवयव किस अवयव को क्या नाम है। एक चीज और मैं बताऊं, अवयव के जो टाइप्स है ना, अवयवों के प्रकार इतने इजी हैं कि जैसा उनका नाम होगा वैसा ही उनका काम होगा, इतना इजी है। नाम से ही आप उस अवयव को बना सकते हो, उसको आप पहचान सकते हो, उसको समझ सकते हो। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं जो अवयव यहां पर लेना चाहता हूं वो अवयव मैं लूंगा जिसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव। ठीक है, रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो मैं आपको बताऊं, देखो नाम क्या है हिंदी में? पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव उस अवयव को बोलते हैं जिसमें एक पंक्ति होती है। अभी आप थोड़ा सा याद करें, नंबर ऑफ रो को काहे से प्रदर्शित करना बताया हमने? M से। और नंबर ऑफ कॉलम को N से। हमने कहा कि आप एक देखो, आप प्रदर्शित किसी भी चीज से कर सकते हो, आपके पास इतने इंग्लिश अल्फाबेट है, आप जिस चीज को चाहो उसको यहाँ PQ लिख लो। लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूं क्योंकि अधिकतर यहाँ पर M और N का यूज किया गया है, नंबर ऑफ रो के लिए M और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए N, तो मैं भी वही ले लेता हूं। अब पंक्ति अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें एक पंक्ति होती है, M शुड बी इक्वल टू 1। N से हमारा मतलब नहीं है, N आप 4 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो,
आई डोंट केयर, बस क्या होना चाहिए, m का मान 1 होना चाहिए। m की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी कॉमा नहीं लगेगा, ध्यान रखिए, ABCD, बस ये वाले मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह कौन से आव्यूह को कहा जाएगा, जिसमें केवल एक पंक्ति होगी, ठीक है। m इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू 1। सेकेंड मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं तो सेकेंड मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब आप समझ गए, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाता है स्तंभ आव्यूह, ठीक है। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो कितने होंगे, वो केवल 1 होगा, मतलब एक स्तंभ होगा। पंक्तियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पंक्ति आप कितनी भी रख लो। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसा देखो ABC, ये वाला, ये कैसा आव्यूह है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभ आव्यूह इसको कहा जाएगा। समझ आ गई बात आपको, अच्छा। तो पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। इसके बाद मैं एक लेता हूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ले लीजिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसे आप बोलते हैं आयताकार आव्यूह, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप, आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह किसको कहा जाएगा, देखो बड़ा आसान है। आयताकार आव्यूह में नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इसमें m जो होगा वो n के इक्वल नहीं होना चाहिए, m और n अलग अलग रहने चाहिए। ऐसे आव्यूह को हम बोला करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एक आव्यूह ऐसा ले लिया हमने ABCDEF, इसका ऑर्डर बताइए कितना है, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड यू आर सीइंग दैट देयर इज द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पंक्तियां कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 3, वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। समझ आया, तो ये कैसा आव्यूह है, फिर आयताकार आव्यूह है। और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, आप ऐसा भी देख लीजिए ABCDEF, ये वाला मैट्रिक्स आप देखिए, इसका ऑर्डर बताइए। हाँ, कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 3, कितने कॉलम इसमें, 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। ये कैसा आव्यूह है, आयताकार आव्यूह है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये, क्लियर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को बोला जाएगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या और आव्यूहों की संख्या आपस में स्तंभों की संख्या आपस में बराबर ना हो। नेक्स्ट 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर पे कोई मैट्रिक्स ले लो, वर्ग आव्यूह ले लो आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम वर्ग आव्यूह। अब देखिए वर्ग आव्यूह में क्या होगा, आयताकार आव्यूह में m इज नॉट इक्वल टू n, लेकिन वर्ग आव्यूह में m शुड बी इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना ही चाहिए, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ उतने ही कॉलम। अब आप इसको कैसे एग्जाम्पल में बना सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ऐसे बना लीजिए ABCDEFGHI, क्रम बताइए इसका 3/3। तो ये कैसा आव्यूह है, वर्ग, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही
स्तंभ हैं। ऐसा एक और एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी डी, व्हाट इज इट्स ऑर्डर? 2/2। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ आ रहे हैं ना आपको? आप और बड़े बड़े बना सकते हैं, 4/4 का, 5/5 का, लेकिन याद रहना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। वो दोनों एक दूसरे के कैसे रहनी चाहिए? बराबर रहनी चाहिए। समझ आ रहा है कुछ आपको? अच्छा, ये कौन सा मैट्रिक्स ले लिया हमने? ये हमने ले लिया वर्ग आव्यूह। अब देखो, वर्ग आव्यूह के ही कुछ स्पेशल केस देखिए। वर्ग आव्यूह लिया आपने, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही कुछ स्पेशल केस। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं? वर्ग आव्यूह पढ़ा आपने, तो वर्ग आव्यूह की कुछ विशेष केसेस हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे एक आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण आव्यूह किस आव्यूह को बोला जाएगा? थोड़ा सभी बच्चे इस चीज को गौर से देखिए। विकर्ण आव्यूह एक तरीके का वर्ग आव्यूह ही होता है, याद रखें। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह। दो कंडीशन इसमें याद रखिएगा। पहली बात तो ये वर्ग आव्यूह रहेगा और विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य रहेंगे। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। ध्यान रखिए, यह डेफिनेशन होगी विकर्ण आव्यूह की। क्या होगी? सबसे पहले दो क्वालिटी रहनी चाहिए। कैसा आव्यूह होना चाहिए इसको? वर्ग आव्यूह। और मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे होने चाहिए? मुख्य विकर्ण कौन होता है? तो जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें ऐसा विकर्ण मुख्य विकर्ण होता है, लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, आप देख लीजिए जरा। अगर मैं एक ऐसा वर्ग आव्यूह बनाता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाला जो विकर्ण है, इसको कौन सा विकर्ण बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा लीडिंग डायगोनल, ठीक है। और एक विकर्ण ऐसे भी आ जाएगा, इसको लैगिंग डायगोनल बोल सकते हैं, लेकिन ये मुख्य विकर्ण नहीं होगा। समझ रहे हैं? मुख्य विकर्ण आव्यूह में किसको बोलेंगे? इस वाले विकर्ण को। इस वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहा जाएगा। सभी बच्चों को याद रहेगा ना ये? ओके, तो हमने क्या बताया? एक ऐसा वर्ग आव्यूह। पहली बात तो जो विकर्ण आव्यूह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह, मतलब उसके पंक्तियां और स्तंभ आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा गुण क्या रहना चाहिए? कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल में लिख के दिखाता हूं आपको। देखिए, A0 0 B, क्या दोनों क्वालिटी हैं? देखो, क्या ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं? क्रम बताइए इसका। तो दोनों पंक्ति और स्तंभ बराबर है, वर्ग आव्यूह है। क्या इसके मुख्य विकर्ण को देखिए। मुख्य विकर्ण में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी, और इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट फिर कैसे? तो ये विकर्ण आव्यूह है। और देखिए एक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू A 0 0 0 B 0 0 0 C। देखो, इसके भी मुख्य विकर्ण के अवयव छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3।
तो वर्गाव्यू भी है और मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट कैसे हैं यहां पर, सारे एलिमेंट यहां पर 0 हैं। इसके बाद 6 नंबर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद 6th मैट्रिक्स कौन सा आएगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस रहेगा, अदिश आव्यूह, इसको हम बोल देंगे और अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। 6th नंबर होगा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार का वर्गाव्यूह होता है, वर्गाव्यूह वो भी होगा। उसमें क्या अब खास बात रहेगी कि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। बेटा समझ आया कुछ? तो जो आपका ये स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसे आप अदिश आव्यूह बोलते हैं, इसकी हिंदी नहीं लिखी मैंने, ये मैं यहां लिखे दे रहा हूं, अदिश आव्यूह, ठीक है। अच्छा तो कैसा होगा अदिश आव्यूह बताइए? एक ऐसा वर्ग आव्यूह होना चाहिए, याद रखें, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। 1 हो तो सब 1 हो, 2 हो तो सब 2 हो, 10 है तो सब 10 है। देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा अन्य अवयव 0 हो। मुझे ये लिखना चाहिए था ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 हो, सॉरी समान हो, मुझे ऐसा लिख देना चाहिए था। लेकिन चलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग? इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं A0 0 A। आप देखिए ये एक वर्ग आव्यूह भी है। कैसे वर्ग आव्यूह है? बिकॉज इट्स ऑर्डर इज 2 by 2, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद अगर मुख्य विकर्ण को छोड़ दे तो बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं? 0। और मुख्य विकर्ण के सारे अवयव भी आपस में कैसे हैं? इक्वल, दोनों ए हैं। तो ये कैसा आव्यूह है? अदिश आव्यूह। एक दूसरा भी आप ले सकते हैं 3 by 3 ऑर्डर का, A0 0 0 A0 0 0 A। आप देखें इसका भी जो लीडिंग डायगोनल है इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। तो इस प्रकार का आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाता है? अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह मुख्य रूप से कौन सा आव्यूह होता है? विकर्ण आव्यूह। बस फर्क इतना होता है कि इसके विकर्ण में उपस्थित सारे के सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे। इसी का एक और स्पेशल केस होता है जिसे हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप हिंदी में तत्समक या एक दूसरा नाम भी बताया जाता है इकाई आव्यूह। तत्समक या इकाई आव्यूह ये कैसा आव्यूह होता है? ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है, या यूं कह दें कि ये एक अदिश आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। समझ आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव
1 होते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 1 0 0 1। आप देखिए विकर्ण अवयव है ये, और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं? 1 1। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर कितना था यहाँ पर? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। हम चाहें तो एक 3/3 का भी आपको दिखा सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का है। एक छोटी सी चीज मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूं, आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। वो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया करेंगे? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करा जाएगा। और हाँ, एक चीज और मुझे बताना चाहिए था, स्क्वायर मैट्रिक्स में बताना चाहिए मुझे, इसको हटा देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में सुनिए कि क्या मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। हम चाहें तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऐसे बोल सकते हैं। देखो इसका क्या मतलब हुआ? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 क्रम का एक अवयव, इसको हम हिंदी में लिखे देते हैं 3 क्रम का एक अवयव। 3 क्रम के एक अवयव का क्या मतलब है? देखो, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में कैसे हैं? इक्वल है, तो हम फिर एक ही नंबर बता सकते हैं आपको, 3 क्रम का एक अवयव। तो जब ऐसा कभी कहा जाए कि 3 क्रम का एक अवयव है, तो आप समझ जाए कि वो कैसा अवयव है? वर्ग अवयव। और उसके नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं? 3। उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 3। लिखा ऐसे ही जाएगा, लिखा ऐसे ही जाएगा उसका ऑर्डर 3/3 2/2। लेकिन एक शॉर्टकट उसका बनाया गया कि अगर कभी भी कोई बोलता है 3 क्रम का एक अवयव, तो आपको समझ जाना है कि वो 3/3 का एक वर्ग अवयव होगा। अगर मैं लिख दूं 2 क्रम का एक अवयव, आप क्या समझ गए कि वो एक कैसा अवयव है? वर्ग अवयव है। क्रम क्या है उसका? 2/2। मैं बोलूंगा 4 क्रम का एक अवयव, आप क्या समझ जाओगे? एक वर्ग अवयव है और उसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 4/4 है। समझ आ रहे हैं ना आपको? अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये जो 2/2 क्रम का मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको I2 से प्रदर्शित किया जाता है। I2, इसका क्या मतलब है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन 2/2 क्रम का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है, और ये 2 क्या दर्शाता है? कि 2/2 क्रम का है। अभी भी नहीं समझ आई बात? इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताइए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की है, तो I3 लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित करोगे? In। 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4। क्लियर? तो वर्ग अवयव में मैं एक ही नंबर आपको बताया करूंगा और उससे आपको समझ जाना रहेगा, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया बताना, अब बता देते हैं, अभी कौन सा कुछ गुनाह हुआ है। इधर देखो, ये एक अवयव है A00B, विकर्ण अवयव। हम चाहें तो विकर्ण अवयव को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर मैं थोड़ी सी जगह लेकर आपको बता देता हूं। ये वाला जो विकर्ण अवयव है, हम चाहें तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? देखिए, ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है? आज कॉमा लगा हुआ है, जबकि अवयव में कॉमा, हाँ, तो ये एक स्पेशल केस है। और आपको याद रखना है कि अगर ए और बी के बीच में कॉमा लगा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ए और बी
एक विकर्ण अवयव के अवयव है और ये मुख्य विकर्ण के अवयव है उसके। नहीं समझ में आया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉमा बी कॉमा, क्या समझ जाएंगे सभी बच्चे कि ये एक विकर्ण अवयव है और उसके मुख्य विकर्ण में जो अवयव है वो है ए बी सी। अभी भी नहीं समझ में आई बात? आप आया? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी इसी में एक आएगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसकी जगह पर मैं आपको बता देता हूं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स उसको कहा जाएगा, या उसका दूसरा नाम आप रख सकते हो जीरो मैट्रिक्स। ठीक है? जीरो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एक ऐसा अवयव हो जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। वो अवयव वर्ग है कि नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ रही है कि वो अवयव वर्ग होगा कि नहीं होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ऐसा अवयव जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हों, ऐसे अवयव को हम बोलते हैं शून्य अवयव। कौन सा अवयव बोलेंगे बेटा आप इसे? शून्य अवयव। ठीक रहेगा? तो इस तरीके से ये जीरो मैट्रिक्स आपकी हो गई। नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है बताइए? 2/3 ऑर्डर की है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर हो, शून्य के बराबर हो। ठीक है? तो ये कुछ अवयवों के टाइप हैं। जैसे कि मैंने बताया, वैसे तो बहुत टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, लेकिन हम कुछ उन्हीं टाइप्स की मैट्रिसेस का जिक्र करेंगे जो एनसीईआरटी ने आपके पैटर्न में रखा हुआ है। ठीक है? तो आप इन्हें नोट करें। देखो, मैट्रिक्स होती है एक अवयव और मैट्रिसेस मींस होता है एक से ज्यादा अवयव। मींस मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता, अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैं आपको बताऊं कि अवयव दो या दो से अधिक अवयव एक दूसरे के समान कब कहे जाएंगे? उसके लिए दो गुणों का होना बेहद जरूरी है उनमें। देखिए, दो या दो से अधिक अवयव दो या दो से अधिक अवयव एक दूसरे के समान होंगे यदि नंबर एक, उन दोनों का कैसा हो? उनके क्रम आपस में समान हो। क्रम समझ रहे हैं ना? अगर पहली 2/3 की है तो दूसरी भी 2/3 ऑर्डर की ही रहनी चाहिए। यदि उनके क्रम परस्पर समान है। दूसरा क्या होना चाहिए? उनके संगत अवयव समान हो। उनके संगत अवयव समान हो। ठीक है? तो आप ध्यान रखें, दो या दो से अधिक अवयव एक दूसरे के समान होंगे यदि उनके क्रम परस्पर समान है, पहली चीज। दूसरा, उनके संगत अवयव, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव मीन्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में कैसे हों? समान। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
Example, suppose we have one matrix 1, 2, 3, 4, and we have one another matrix, it is also 1, 2, 3, 4. Clear? And we have one again another method, another matrix that is 1, 3, 4, 2. ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में समान हैं और कौन से मैट्रिक्स आपस में समान नहीं है। तो दोनों गुणों को चेक करना पड़ेगा, क्रम भी बराबर हो, संगत अवयव भी बराबर हो। पहले इसका क्रम बता दीजिए, 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2। क्रम तो सबके बराबर है, एक क्वालिटी तो सबकी बढ़िया आ गई। उनके संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव किसे कहा जाएगा? इसका 1 और इसका ये वाला एलिमेंट, इसका इस जगह का एलिमेंट, इसका इस जगह का एलिमेंट, इसका ये वाली जगह का एलिमेंट, इसका ये वाली जगह का एलिमेंट, इसका ये वाला, इसका ये वाला बराबर है। देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं, लेकिन क्या ये सी के इक्वल हैं? क्यों? ऑर्डर तो सेम है, बट द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम। आप देख लीजिए उनके जो संगत अवयव है वो आपस में बराबर नहीं है। इसमें यहां 1 है और इसमें उसी जगह पर 1 है, ठीक है। इसमें यहां पर 2 है और इसमें उसी जगह पर क्या आ गया? बस यही तो गलत हो गया। अवयव समान हैं, इसके लिए सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए, लेकिन अवयव समान नहीं है, इसको दर्शाने के लिए एक एलिमेंट भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो ए और सी बराबर हैं क्या? ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो क्या बी और सी इक्वल है? यह भी इक्वल नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू सी। बात समझ में आई? तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है। इस पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। जैसे आपको ऐसा बता दिया जाएगा, संगत अवयव का मतलब समझ आ गया ना बेटा? नहीं समझ आया? नहीं आया? समान अवयव नहीं, संगत अवयव का मतलब जिस जगह का अवयव इस मैट्रिक्स का, उसी जगह का इस मैट्रिक्स का, जगह उनकी सेम होनी चाहिए। अगर ये A11 है तो ये A11, ये 21 का तो ये भी A21 का। देखो एड्रेस दोनों का कैसा लेना है, दोनों से सेम लेना है, ठीक है। जैसे मैं इसको बता ही देता हूं आपको, ABCD एक दूसरा मैट्रिक्स है अगर आपके पास EFGH, तो बताइए एक और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो बता सकते हैं ए का संगत अवयव कौन होगा? E। तो ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट E, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट F, सी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट G और डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट H। ऐसे अभी भी नहीं समझ में आया? तो एक तो क्रम बराबर होने चाहिए दोनों के, और दूसरा चीज कि दोनों के संगत अवयव भी आपस में कैसे हो? इक्वल होने चाहिए। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी का ये होमवर्क है कि आप सभी लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज देर आर 5 एग्जाम्पल्स। और एक्सरसाइज 3.1 में 10 क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो आपको नहीं आते हैं वो हमें आप बताएंगे, ठीक है। और प्लीज एक बार ये बता दीजिए कि क्या आप सभी को आज बताई गई बातें समझ में आई कि नहीं आई? भाई कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया करिए हमसे। आप जब पूछते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आगे कल पढ़ने के लिए। ओके, आप सब इतना करके लाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।